तो हेलो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक न्यू ऑसम सी सीरीज लेके आने वाला हूं और आज वो सीरीज आ चुकी है, तो उसको आज मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि उसके हर एक सीन आपको दिखाया जाए और इसके साथ ही इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। इस चाइनीज डोंगवा के अंदर हमें काफ़ी सारे डीमंस दिखाए जाएंगे जिनके ग्राफिक्स और डिजाइनिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करेंगे। तो वीडियो को और देरी ना करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक डीमन को देखते हैं जो कि किसी आदमी से फाइट कर रहा था, लेकिन वो आदमी भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसके हर एक अटैक को वहां पर फेल कर देता है। इसके साथ ही उन सभी अटैक्स को खत्म करने के बाद वो आदमी कहता है कि तुम आखिर मुझे ही पकड़ना चाहते हो, तो आ जाओ देख लेते हैं किसमें कितना दम है। तो वहीं वो डीमन एक पोर्टल के जरिए उस आदमी पर अटैक कर रहा था, लेकिन उस आदमी की रफ्तार और पावर दोनों ही काफी लाजवाब थी, जिसकी वजह से उसने आसानी से उसके हर एक अटैक को खत्म कर दिया था। अपने सारे अटैक्स को खत्म होते हुए देखकर तो उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सामने आते हुए उससे कहता है कि युआन क्या हो, चुपचाप से वो सन टोटेम मेरे हवाले कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ खत्म कर दूंगा। तो गाइज मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये डीमन कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट टाइम का एक डीमन है जो कि यहाँ पर जियांग फैमिली से उसके सन टोटेम ट्रेजर को छीनने आया है। वो ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर से कोई भी यहाँ पर बच नहीं सकता। साथ ही साथ ये पर्सन भी जियांग फैमिली से है। इसके बाद युआन क्याओ उस एंशिएंट डीमन से कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी उतनी पावर नहीं है कि तुम उस ट्रेजर को ले सको, बेहतर होगा कि यहाँ से वापस लौट जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे दोष मत देना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो उस डीमन को भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अपने काफी सारे स्कल्स के जरिए अटैक कर देता है। उन अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो युआन क्याओ अपने सामने एक पावरफुल फॉर्मेशन को बना लेता है, जिससे वो वहां पर एक फायर फिनिक्स को समन करता है। वो फायर फिनिक्स की पावर काफी ज्यादा लग रही थी क्योंकि वो आने के साथ ही उस डीमन के सारे अटैक्स को खत्म कर देती है। उस फायर फिनिक्स को देखकर तो वो डीमन भी उस पर अटैक करता है, पर वो फायर फिनिक्स उसके हर एक अटैक से बच जाती है। साथ ही साथ वो उसके चारों तरफ घूमने लगती है। इसकी वजह से उस डीमन के चारों तरफ रेड फ्लेम्स फैलने लगती हैं, जो कि उस डीमन को जलाने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं युआन क्याओ भी अब पीछे नहीं हटता। वो इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन तो वहां पर खत्म हो गया था, लेकिन इसकी वजह से एक शॉक वेव रिलीज हो गई थी। उस शॉक वेव के कारण युआन क्याओ को पीछे हटना पड़ जाता है। इसके साथ ही साथ वो इंटरनली भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। युआन क्याओ की आवाज सुनकर तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि हमारी सीरीज का मेन हीरो रहने वाला है, जो वहां पर आने के साथ ही अपने फादर की ऐसी हालत देख के काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तो वहीं वो डीमन अभी भी मरा नहीं था, उसका बस एक क्लोन ही डिस्ट्रॉय हुआ था। जिसके बाद तो वो वहां पर युआन क्याओ पे अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी फादर की तरफ बढ़ता हुआ देखकर तो हमारा मेन हीरो उनके सामने आ जाता है ताकि वो उसके अटैक को झेल सके। उस अटैक की वजह से तो उसकी हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो रही थी, जो देखकर तो युआन क्याओ को अपने बेटे की वहां पर चिंता होने लगती है। इसके साथ ही हमें उसके बेटे का नाम भी पता चलता है। उसका नाम जियांग हाओ होता है। युआन क्याओ अपने बेटे की मदद करने के लिए वहां पर अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। साथ ही साथ वो अपने बेटे को हिम्मत देते हुए कहता है कि जियांग हाओ तुम इससे बाहर जरूर आ सकते हो, बस अपनी हिम्मत मत हारना। तो वहीं दूसरी तरफ जियांग हाओ के अंदर तो एक अलग सी पावर ही जनरेट हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने फादर की स्वॉर्ड को वहां पर अपने पास बुला लिया था और उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसने उस डीमन पर एक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस डीमन का वहां पर एक हाथ इंजर्ड हो गया। वहीं जियांग हाओ तो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो वहां पर उस डीमन से कहता है कि कोई भी मेरी फैमिली को यहाँ पर हर्ट नहीं कर सकता, जो सुनकर तो उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम छोटे से लड़के आखिर अपने आप को क्या समझ रहे हो। इतना कहते ही वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जियांग हाओ को वहां पर अपनी और भी पावर को एक्टिवेट करना पड़ गया। अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद तो जियांग हाओ के वहां पर विंग्स आ चुके थे, जिनकी मदद से वो आसानी से उस डीमन से फाइट करने लगता है। वहीं वो उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से चार्ज करते हुए उस डीमन की तरफ एक जोरदार स्लैश अटैक करता है। तो वहीं उस अटैक को रोकने के लिए उस डीमन ने भी अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों ही अटैक्स एक दूसरे में टकरा जाते हैं। लेकिन जियांग हाओ का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वहां पर एक लायन बीस्ट भी बन गया था, जिसके बाद तो उस लायन बीस्ट ने उस डीमन को वहां पर खत्म कर दिया। वहीं युआन क्याओ तो अपने बेटे की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि जियांग हाओ की तो ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुकी है, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इसकी पावर्स इस तरीके से बाहर निकल कर आएंगी। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी जियांग हाओ वहाँ पर बेहोश होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नीचे भी गिरने लग जाता है। लेकिन तभी सही मौके पर युआन क्याओ उसको वहाँ पर बचा लेते हैं। तभी उनकी नजर स्काई के ऊपर जाती है, जहाँ पर उन्हें वही फॉर्मेशन फिर से दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है।
इसके बाद तो वो अपने बेटे के लिए एक बुक को वहाँ पर रख देते हैं। तो अभी जियांग हाओ को थोड़ा बहुत होश आने लगता है, तो वो अपने डैड से पूछता है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद तो उसके फादर वहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि जियांग हाओ, मैंने बहुत लंबे टाइम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखा, पर लगता है मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। तभी वहां पर उस डीमन का हैंड आने लगता है। साथ ही साथ वो गुस्से में वहां पर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने की। युआन क्याओ के बच्चे, लगता है आज तुम्हें यहाँ पर मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जो देखकर तो युआन क्याओ भी पीछे नहीं हटते, वो तुरंत ही वहां पर आगे की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद तो वो पीछे मुड़ते हुए अपने बेटे को भी एक नजर देखते हैं। फिर इसके बाद वो वापस से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो उस हैंड के करीब पहुंचने के बाद अपनी एक फॉर्मेशन को तैयार कर लेते हैं। वहीं जियांग हाओ तो अपने फादर को ऐसे जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि अभी उसके अंदर इतनी पावर्स नहीं थी कि वो उनको यहाँ पर बचा सके। तो वहीं उस डीमन हैंड ने उसके फादर को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। इसके बाद तो वो जियांग हाओ के फादर को वहां से ले जाने लगता है। वहीं उसके फादर अभी भी जिंदा थे। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि जियांग हाओ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये अंधेरा ज्यादा टाइम तक यहाँ पर टिकने नहीं वाला, क्योंकि तुम एक सूरज हो और सूरज इस दुनिया में सिर्फ प्रकाश लेकर आता है। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन तुम ज्यादा ताकतवर बन जाओगे उस दिन इस अंधेरे को तुम पूरी तरीके से खत्म कर दोगे। इसके बाद तो वो डीमन हैंड स्काई में कहीं गायब हो जाता है। उस हैंड के गायब होने के बाद तो जियांग हाओ वहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। साथ ही साथ वो कहने लगता है कि फादर, आप चिंता मत करना, मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा। इसके 1 साल के बाद हम जियांग हाओ को देखते हैं, जो कि अपने घर में अपने फादर के पेपर वर्क्स को चेक कर रहा था कि उसे कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे वो उस मॉन्स्टर के ठिकाने पे पहुंच सके। उसके पूरे ही कमरे में काफी सारे पेपर्स नीचे पड़े हुए थे। और गाइस, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। जियांग हाओ की लाइफ पहले इमोर्टल नहीं थी, बल्कि ये आगे जाकर इमोर्टल बनेगा। उसकी लाइफ शुरुआत से एक मॉर्टल बीइंग की तरह ही रही है, लेकिन 1 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से उसके अंदर की ब्लड लाइन वहाँ पर एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से वो आसानी से अब यहाँ पर कल्टीवेशन भी कर सकता है। तो अब हम अपनी मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। इसके बाद हम जियांग हाओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने फादर की दी हुई बुक को पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे काफी सारे बीस्ट के चित्र दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पर उस बुक को पढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, जो कि कहती है कि सर, आपका पैकेज आ चुका है। इसके बाद हम जियांग हाओ को देखते हैं, जिसे उस पैकेज के अंदर एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा हुआ था कि अगर तुम अपने फादर को ढूंढना चाहते हो तो इस की का इस्तेमाल करना। वहीं उस बोन के टुकड़े को देखकर तो जियांग हाओ को कुछ भी समझ नहीं आता। साथ ही साथ उस बोन के ऊपर एक सन टाइप का पैटर्न बना हुआ था। जिसके बाद तो वो उस बुक के अंदर उस पैटर्न को तलाशने की कोशिश करने लगता है। तभी उस बुक में अचानक से हलचल होने लगती है और उसके सभी के सभी लेटर्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जो कि सीधा ही जियांग हाओ के पास चले जाते हैं। जिसे देखकर तो जियांग हाओ को वहां पर कुछ भी समझ नहीं आता। तो वहीं उसके हाथ में रखा हुआ वो बोन की भी वहां पर गायब हो गई थी। उस बोन के डिसअपियर होने के बाद तो वहां पर बस उसका सिंबल रह गया था, जो कि सीधा ही जियांग हाओ के फोरहेड के अंदर चला जाता है। इसके बाद तो वो पूरी की पूरी बुक उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर तो जियांग हाओ उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका अब कोई भी फायदा नहीं होता। वो लेटर्स उसको पूरी तरीके से उस बुक के अंदर ले जाते हैं। तो अब से यहाँ पर जियांग हाओ की एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। इतना सब कुछ बताने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट करना होगा। आपके कमेंट के बिहाफ पे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर पाऊंगा, नहीं तो फिर आप कल तक का इंतजार कीजिए।